बहुत इंफॉर्मेटिव है एंड सबको बहुत बेनिफिट करेगा। और एंड ऑफ द सेशन आपका जो भी सवाल रहेगा तो आप लोग डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन के लिए मैं हमारे जो जिनायू डीएक्सन क्लिनिक की जो हमारे डॉक्टर है स्मिता सुनूने, उनको में हम इनवाइट करेंगे। सी इज एमडी आयुर्वेदा एंड वो हमारी जिनायू क्लिनिक को रिप्रेजेंट करती है और आपको फ्री कंसल्टेशन भी रहता है। उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको शेयर करेंगे। तो अभी ज़्यादा देर नहीं करेंगे, तो मैं स्मिता सुनवने को इनवाइट करता हूँ। तो मैडम, यू कैन अनम्यूट। सर 1 मिनट, हम या एक मिनट में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। जो अभी तक आप लोगों ने जूम लिंक किसी को शेयर नहीं किया तो जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा। तो साथ ही साथ आप लोगों को यूट्यूब का जो लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। ऑलरेडी स्क्रीन में है, आप यूट्यूब जो दिख रहा है उधर आप क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। उसको कॉपी पेस्ट करके आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो अभी हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो डॉक्टर स्मिता जी को मैं सेशन को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर ये लाइव पे भी आ रहा है हमारा सेक्शन, तो हम लाइव पे चले जाएं? नहीं, दोनों भी है। आप यूट्यूब का जो है उसका वॉल्यूम एंड उसको मिनिमाइज करके रखिएगा, और जूम पे पीपीटी रहता है ना, तो आपको जूम पे कंटिन्यू राइट। कीजिए। या यूट्यूब का वॉल्यूम पूरा स्लो कर दीजिए।
ओके, सबका स्वागत करते हैं आज का जो प्रोग्राम के लिए। हमारे साथ है डॉक्टर स्मिता सोनवने, जो आज का सेशन को अभी शुरू करने वाले हैं। तो बहुत लोग आज जुड़ चुके हैं, तो मैडम आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल। सबसे पहले सबका थैंक यू कि आप इस सेशन के लिए जुड़े हैं। तो हम अभी से एक आयुर्वेद सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से ही। जो हमारे आयुर्वेद के सिंगल हर्ब्स हैं वो उनकी जानकारी मैं आपको देती रहूंगी। तो आज हमारा टॉपिक है डीएक्सएन का ब्राह्मी। डीएक्सएन का ब्राह्मी तो सबको जी। तो डीएक्सएन ब्राह्मी ये हमारा बॉटल है डीएक्सएन ब्राह्मी का, जो मेरे हाथ में भी है, ऐसा दिखता है। तो किस किस ने ये किया है, मतलब ब्राह्मी सेवन किया है आज तक, वो मुझे हैंड रेज करके बताए। या ब्राह्मी के गुण किसने देखे होंगे वो बता सकते हैं। जी, बहुत अच्छा। और बहुत लोग हैं जिन्होंने यूज किया है, अच्छा है। तो मैं आपको बता दूंगी कि मुझे ये जो ब्राह्मी है सिंगल हर्ब्स में, ये मेरा फेवरेट हर्ब है। क्योंकि बहुत लोगों में ये इस्तेमाल होता है और हर एक केस में शायद मैं इस्तेमाल करती हूँ इसको। तो ये मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट हर्ब है। तो ब्राह्मी में है, मेन ब्राह्मी कहा गया है चरक संहिता में। क्योंकि ये जो हर्ब्स है हमारे जो भी आए हैं सिंगल हर्ब्स आयुर्वेद के, वो संहिता काल से चल रहे हैं। तो उसका मैं रेफरेंस आपको बता रही हूँ कि ये चरक संहिता में बताया गया है, सुश्रुत संहिता में बताया गया है। चरक संहिता में जो 4 मेध्य रसायन बताए गए हैं, उसमें ब्राह्मी एक मेन मेध्य रसायन है। मेध्य रसायन का मतलब है जो हमारे दिमाग के ऊपर काम करता है, हमारे मस्तिष्क के ऊपर काम करता है, उसको मेध्य कहा जाता है। तो ये ब्राह्मी उस जमाने में भी यूज होता था और अभी भी इसका रिसर्च चल ही रहा है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत लोगों ने देखे हैं। तो ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ये यूज किया जाता है ब्राह्मी। तो ब्राह्मी को ऐसा कहा जाता है कि ये हमारा जो चक्र रहता है ना शरीर के अंदर, तो सहस्त्रार चक्र हमारे ब्रेन के ऊपर रहता है। तो सहस्त्रार चक्र जो है वो इसको ये अवेक करता है और हमारे ब्रेन को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को। तो इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है। तो ब्राह्मी के सिनोनिम मतलब उसके पर्यायी नाम चरक के अनुसार जो हमारे ग्रंथ है, ग्रंथ में अगर ब्राह्मी किसी हर्ब के पर्यायी नाम बताए गए हैं तो उसके ऊपर भी कुछ रीजंस है। जैसे कि ब्राह्मी को हम कहते हैं वयस्था। वयस्था मतलब ये एज को मेंटेन करती है। एज सिर्फ हमारा फिजिकल एज नहीं, वो मेंटल एज भी होता है, सोशल एज होता है, फिजिकल एज होता है। तो ये ब्रेन डिजनरेशन प्रिवेंट करता है। जो एज के अनुसार ब्रेन डिजनरेशन होता है, नस कमजोर पड़ जाती है, नर्व्स कमजोर पड़ जाते हैं, जैसे कि उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे लोगों में याददाश्त कम होती रहती है। तो इसका नाम वयस्था इसी कारण से दिया है कि ये स्थापन करती है वय को। दूसरा नाम है मेध्या। मेधा, ये मेधा बढ़ाती है, मतलब स्मरण शक्ति बढ़ाती है। तो इसके पर्यायी नेम भी उसके काम के अनुसार दिए गए हैं, इसलिए मैं आपको ये पर्यायी नाम भी बता रही हूँ कि ये आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका जो जो वर्णन है, इसके गुणधर्म क्या है, दोषों पे क्या काम करती है, वो आज के पूरे सेशन में ये होगा। इसका नाम है सौम्या। सौम्या मतलब ये कूलिंग इफेक्ट करती है। बहुत से लोगों को लगता है कि ब्राह्मी पित्त वर्धन करेगी या फिर उष्ण रहेगी, लेकिन ये उष्ण नहीं है, ये कूलिंग इफेक्ट है, इसका शीत गुणधर्म है। इसलिए ये नरिशमेंट करती है हमारे नर्वस सिस्टम का। इसको धीरा भी कहा जाता है। धीरा मतलब ये स्टेबिलिटी देती है, स्टेबल करती है हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को। अगर माइंड स्टेबल रहेगा तो बॉडी स्टेबल रहेगी। दिव्य तेजा कहा गया है इसको, क्योंकि ये एक तेजस्वी वनस्पति कही जाती है। इसमें हमें भी ये सेवन करने से हमें भी तेजस्वी कार्य दिखता है हमारे मस्तिष्क में, इसलिए इसको दिव्य तेजा कहा है। तो आयुर्वेद में इसका रस वीर्य विपाक कहा गया है। रस वीर्य विपाक कॉमन पीपल को ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। हम अगर कोई भी चीज खाते हैं, जैसे कुछ स्वीट खाते हैं तो उसका मधुर विपाक हो गया, करेला खाते हैं तो वो उसका नीम है, कड़वा है। तो ये जो रस होते हैं ना, इसका खाने के बाद क्या रस है, ये तिक्त कषाय मधुर है। तिक्त मतलब आयुर्वेद में कहा जाता है ये कड़वा है। ब्राह्मी जिसने जिसने खाई होगी उनको पता है कि ये कड़वा टेस्ट आता है इसका मुंह में जब भी हम खाते हैं। कषाय है, कसेला है ये, और ये मधुर भी है। तो ये तीनों रस उसमें है।
विपाक इसका मधुर है, शरीर में अंदर जाने के बाद ये मधुर बन जाता है। और वीर्य शीत है, पहले भी कहा शीत वीर्य होने के कारण ये हमारे पित्त को भी बैलेंस करती है। तो ये 3 दोषों में कैसे इस्तेमाल होता है इसका। तिक्त कषाय मधुर है, इसलिए मधुर है, शीत है, इसकी वजह से वात का शमन करती है। सबको पता है कि न्यूरल डिसऑर्डर जो होते हैं, जो भी मस्तिष्क के संबंधित रोग होते हैं, उनका वात में इम्बैलेंस रहता है। तो वात का बैलेंस करना ये काम मधुर और शीत रस की वजह से होता है। और मधुर और तिक्त होने की वजह से ये पित्त का भी शमन करता है, पित्त के दोषों को भी कम करता है। और कषाय होने की वजह से ये कफ को शमन करता है। मतलब ये त्रिदोषों में उपयोग होता है इसका, मतलब ये तीनों दोषों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोषों का वर्णन मैंने एक वीडियो में दिया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं मेरा, वात पित्त कफ का वो क्या होता है। और आगे जाके इस वीडियो में भी आपको दोषों के बारे में पता चलेगा। और इसका प्रभाव आयुर्वेद में कहा गया है उन्माद अपस्मार नाशक। उन्माद और अपस्मार एक मानसिक व्याधि है। तो मानसिक व्याधि कम होने के लिए, मतलब ये हमारे ब्रेन के ऊपर काम करता है, इसलिए उसका प्रभाव ऐसा कहा है कि उन्माद अपस्मार नाशक। तो ब्राह्मी का मेन है रिजुविनेशन करता है, पित्त हमारा कार्य करता है रिजुविनेशन का, हमारी ग्रोथ होती है वो पित्त की वजह से होती है। तो ये पित्त को बैलेंस करता है, कफ को भी, अगर एक्सेसिव कफ बना है शरीर के अंदर उसको भी कम करता है। ब्राह्मी को ऐसा कहा जाता है कि ये सिर्फ ब्रेन के ऊपर काम करती है, बहुत लोगों को यही पता है कि ब्रेन के ऊपर काम करती है, लेकिन पूरे शरीर में भी इसका क्या क्या काम है ये आपको आज पता चलेगा। तो ब्राह्मी का मेन तो प्रभाव है ही कि ये ब्रेन टॉनिक है, ब्रेन के ऊपर काम करेगी, लेकिन साथ ही में धी धृति स्मृति ये बढ़ाएगी। धी मतलब धारण करने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति और उसको याद करने की शक्ति। जिन लोगों में याददाश्त कम है, लाइक बच्चों में भी ऐसा देखा जाता है कि वो पढ़ाई करते हैं लेकिन उनको कुछ याद नहीं रहता है, तो उन लोगों में ये ज्यादा इस्तेमाल होती है। और आजकल जैसे जॉब है, जिनको बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा होता है, उनके जॉब में स्ट्रेस ज्यादा होता है, उसके वजह से भी ज्यादा सोचने के कारण, ज्यादा बुद्धि को तान देने के कारण उनका ऐसा होता है कि कभी कभी हेडेक होने लगता है या फिर माइंड ब्लैंक हो जाता है, या कभी कभी थकान भी लगती है जब हम ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। तो वो थकान दूर करने के लिए भी ये ब्राह्मी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये साधक पित्त एक पित्त का प्रकार होता है जो हमारे हृदय में रहता है। तो ये हृदय के लिए बल्य कही जाती है, ये साधक पित्त में डायरेक्टली काम करती है। तो हम जो भी कॉन्शियसनेस है हमारा, मतलब अवेयर रहना, कुछ भी चल रहा है उसके लिए अवेयरनेस जो है, हमारे हेल्थ के बारे में या फिर हमारे परिसर में जो भी अवेयरनेस है वो होने के लिए ये ब्राह्मी बहुत काम करती है। अच्छा, तो ये एजिंग प्रोसेस में भी मेन कम करती है, सेल्स रीजनरेशन करती है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उन लोगों में तो ये बहुत यूजफुल है। साथ में मेमोरी बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए ब्राह्मी का इस्तेमाल अच्छा होता है। तो आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणधर्म बताए गए हैं 3-4 हजार साल पहले ये लिख के रखा गया ग्रंथों में। ये जो हम क्लेम कर रहे हैं ये कुछ नया है कि हमने ये डिवाइन किया, ऐसा कुछ नहीं। अभी इस पे रिसर्च चल रहे हैं, इस पे हमें मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में या फिर मॉडर्न में इस पे इसके रिसर्च से भी मिलेंगे, लेकिन अब तक आयुर्वेद में क्या क्या लिखा गया है ब्राह्मी के बारे में, तो मैं ये आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ब्राह्मी को वातहर कहा गया है, वात कम करने वाली। तो वात का काम है सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, जो भी हमारे सिस्टम से स्रोतस है शरीर के अंदर, वो ब्राह्मी रेगुलेट कर सकती है। अनुलोम कहा गया है, वात का फ्लो डाउनवर्ड्स रहता है, मतलब ब्रेन से अगर कुछ भी इम्पल्स आता है तो उसका फ्लो डाउनवर्ड है, या फिर ब्लड सर्कुलेशन है पूरे शरीर में वो फैलना चाहते हैं, उसको अनुलोमन कहते हैं। उन्मादहर मैंने पहले कहा, ये मेंटल इलनेस में, मानसिक व्याधियों में ये अच्छे से उपयोग हो जाती है। प्रज्ञा शक्ति को बढ़ाता है, इंटेलेक्चुअल पावर, जो भी याद करने की शक्ति है, ग्रहण शक्ति है, ये बढ़ाता है। हृदय का है, हृदय के लिए टॉनिक है, ब्रेन के लिए टॉनिक है, दोनों। मज्जा धातु का रसायन है, मज्जा धातु जो सप्त धातु आयुर्वेद में कहा गया है उसमें मज्जा धातु एक कहा गया है। मज्जा धातु के बाद शुक्र धातु बनता है और उसके बाद ओजस वो बनता है। तो मज्जा धातु के लिए ये बहुत काम करता है। मज्जा धातु हमारे मज्जा व स्रोतस है, नर्वस सिस्टम है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये नर्वस सिस्टम के जो भी डिसऑर्डर्स है उस पे ये काम करता है। आयुष्य वर्धन कहा गया है इसकी इसी वजह से। बल्य है, हमारे शरीर को
और माइंड को बल्य देता है, जीवनीय है, एनर्जी प्रमोट करता है, निद्रा जनन है, जिन लोगों को ज्यादा सोचने की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से निद्रा कम होती है, नींद नहीं आती है। ऐसा नहीं कि हर बार आपको कंटिन्यूस ऐसा होता है, किसी किसी लोगों को कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भी नींद नहीं आती है, और बाकी तो ओल्ड एज में तो ऐसा ये प्रॉब्लम रहती है नींद ना आने की, उसमें ये निद्रा जनन कहा गया है। मतलब इनसोम्निया में इसका बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक अलग उन्होंने बताया है कुष्ठग्न। कुष्ठग्न मतलब आयुर्वेद में ये स्किन डिसीजेस के बारे में कहा है। कुष्ठ मतलब एक ही डिसीज नहीं होता, स्किन डिसीजेस जो भी है अब तक के, तो ये सब कुष्ठ में आते हैं। तो ये स्किन डिसीजेस के ऊपर भी काम करता है इसके प्रभाव के कारण। और ब्राह्मी का मेन इस्तेमाल हम कहा जाता है डी एडिक्शन में। अगर किसी को ऐसा है कि एडिक्शन छूट नहीं रहा, सिगरेट है, स्मोकिंग है या फिर ड्रिंक्स है, उसका एडिक्शन छूटता नहीं है, क्योंकि उनका उसके विड्रॉल इफेक्ट दिखते हैं। अगर वो छूट भी जाता है तो विड्रॉल इफेक्ट दिखते हैं। तो उन केसेस में ये डी एडिक्शन के लिए बहुत यूज होता है, तो उनमें ये इस्तेमाल करना ही चाहिए। ये सत्व गुण बढ़ाता है। सत्व गुण मतलब मन का एक गुण होता है जिसमें सब पॉजिटिविटी आती है मन के अंदर, तो मन शांत स्थिर रहता है। जिनका मन अस्थिर है उनका मन ये स्थिर रहता है, बुद्धि को वो शांत करता है और बुद्धि का वर्धन भी करता है। इसलिए ये डी एडिक्शन में बहुत यूज होता है। अल्कोहलिज्म है, ड्रग अब्यूज है, या फिर शुगर का, अगर डायबिटिक पेशेंट है उनको ऐसा होता है कि शुगर का एडिक्शन रहता है कि वो शुगर नहीं वो कम कर सकते हैं। डायबिटीज में बताया जाता है कि आप शुगर कम करिए, लेकिन कुछ कुछ लोगों को इतना हैबिट होता है कि विदाउट शुगर वो कुछ ले ही नहीं सकते। तो इसे इस केसेस में भी ये ब्राह्मी यूज होता है। एंजाइटी और स्ट्रेस में ये मेंटल हेल्थ में भी अच्छा है। ज्यादा एंजाइटी है, किसी बात से डरते हैं लोग, डर भी रहता है ना, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, तो कॉन्फिडेंस की कमी जिनमें रहती है उनको भी हम ब्राह्मी यूज कर सकते हैं। उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हम ब्राह्मी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक मेमोरी बूस्टर है। तो हमारे हिमालयाज में जो भी योगी प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो लोग रोज इसका एक पत्ता, 2-3 पत्ते ये खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसको हम किसी किसी लाइक बंगाल में है या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड में इसकी सब्जी भी बना के खाते हैं। इसको ब्राह्मी शाक नाम से जाना जाता है वहां पे, और हिंदी में इसको जल नीम कहते हैं। तो जल नीम मतलब ये जल के पास निर्माण होती है, उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको जल नीम कहा जाता है। और हिमालयाज में ये ज्यादा मिलती है, इसलिए वहां पे जो योगी प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन, वो ये डेली यूज करते हैं, क्योंकि ये कंसंट्रेशन में उतना उनको हेल्प करेंगी। अगर वो आप डेली कंज्यूम करते हो तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा। इसलिए ब्राह्मी रोज, जैसे बच्चों में है, जो जॉब करते हैं या फिर जो स्ट्रेस में है, ओवर थिंकर है, उनको उनमें ये यूज होता है। तो ये हम ये कहते हैं कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है, राइट। तो ब्राह्मी है हमारे ब्रेन का डिटॉक्सिफिकेशन करती है, नर्वस सिस्टम का डिटॉक्सिफिकेशन करती है। ब्राह्मी का डिटॉक्सिफिकेशन जो ब्रेन के ऊपर है, ये ब्लॉकेजेस है, नर्वस सिस्टम में जो ब्लॉकेजेस है उसको ये दूर करती है। बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे डीएक्सन में, लेकिन ब्रेन के लिए ब्राह्मी बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। ये आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर ब्लैकआउट्स होते हैं या फिर किसी की सोचने की क्षमता कम हो गई है, ज्यादा डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, तो इसका मतलब है वहां पे टॉक्सिन्स जमा हुए हैं आपके नर्वस सिस्टम में, आपके ब्रेन में। तो ये उसका टॉक्सिन रिमूव करने का ये काम करेगी। ब्रेन का फंक्शनिंग बढ़ाती है मेध्य होने के कारण, और जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, वो बढ़ाती है। तो ये सब गुणधर्म होने के कारण ये न्यूरो प्रोटेक्टिव है, न्यूरो डीजनरेशन को रोकती है। इसके कारण अल्जाइमर्स डिसीज है, सिजोफ्रेनिया, इपिलेप्सी, पार्किंसन डिसीज। इपिलेप्सी में देखा जाता है कि फिट्स आने का प्रमाण देखा जाता है, बच्चों में भी है, बड़ों में भी है। ज्यादा बुखार आने के बाद ये फिट्स आते हैं ज्यादातर बच्चों में। तो उनमें ये बच्चों में पहले से हम देना शुरू कर देते हैं, तो बुखार के बाद वो कॉम्प्लिकेशन होता है, जो ऐसा बोला जाता है कि ये बुखार है वो ब्रेन की तरफ चला जाता है ना। तो वो कम करने के लिए, और जो एपिलेप्सी के अटैक्स भी जिनको आते हैं, बार बार आते हैं, उनको भी ये कंटिन्यू ज्यादा मात्रा में चालू करना चाहिए। इंसोम्निया में ये मेंटल रिलैक्सेशन है। नींद को आयुर्वेद में एक उपस्तंभ कहा जाता है, मतलब एक पिलर है हमारे शरीर का,
हमारे बॉडी का नींद, क्योंकि नींद में ही हमारे सारे नए सेल्स की निर्मित होती है, जो भी दिन भर की थकान है वो चली जाती है और हमारे न्यू रीजनरेशन जिसको जिसको कहते हैं, नए सेल्स की उत्पत्ति है, वो रात को होती है। इसलिए रात की नींद कितनी आवश्यक है। और जिनको ये रात की नींद नहीं होती उनको मेंटल डिसऑर्डर्स बाद में जाके होते हैं। आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपकी नींद रात में अच्छे से नहीं हुई है तो नेक्स्ट डे आपका दिमाग काम नहीं करता है, मेंटल इंस्टेबिलिटी रहती है थोड़ी। तो इसको लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंसोम्निया जिनको प्रॉब्लम है उनको ये आगे जाके स्ट्रेस, एंजाइटी, ये प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, अल्जाइमर्स बहुत आगे जाके। तो इंसोम्निया में ये बहुत अच्छा काम करती है। ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन इसलिए करती है क्योंकि इसको हृदय कहा गया है, हर हृदय को टॉनिक कहा गया है। इसकी कामिंग और रिलैक्सिंग इफेक्ट जो है नर्वस सिस्टम के ऊपर, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है। ये जाहिर सी बात है कि अगर टेंशन है, कोई भी स्ट्रेस है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनका ओवर थिंकिंग का ज्यादा रहता है या फिर स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, उन्हीं का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अगर ये आपका स्ट्रेस कम करेगी, ओवर थिंकिंग कम करेगी, तो ब्लड प्रेशर जाहिर सी बात है वो मेंटेन रहेगा। प्लस इसका इफेक्ट भी है जो आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया है, हृदय अपने हृदय के लिए टॉनिक, उसकी वजह से भी है। टॉक्सिन्स और ब्लॉकेजेस दूर करती हैं और इसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करती है। बालों के लिए अच्छी है ब्राह्मी। तो ब्राह्मी का ऐसा ही गुणधर्म है कि सिर्फ ब्रेन के लिए, बालों के जो भी हेयर ऑयल्स है मार्केट में है या फिर आपने भी देखा होगा, उसमें ब्राह्मी एक मेन कंटेंट रहता है। तो ब्राह्मी बालों के लिए भी, उसका स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने के लिए, टेक्सचर बढ़ाने के लिए, अच्छा रहने के लिए, डैंड्रफ है, हेयर फॉल प्रिवेंशन के लिए ब्राह्मी बहुत अच्छा है। और इसका स्किन पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट है, वुंड हीलिंग में, वो मैं हम आगे देखेंगे। एपिलेप्सी के लिए तो ये इस्तेमाल होता है, न्यूरो प्रोटेक्टिव होने के कारण हमारे नर्वस सिस्टम को ये संरक्षण देता है, प्रोटेक्शन देता है। इसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, अलर्टनेस बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है। एपिलेप्सी के पेशेंट में ये सारी चीजों की कमी रहती है, इसकी वजह से हम एपिलेप्सी में ये यूज कर सकते हैं। अस्थमा के पेशेंट में ब्राह्मी का उपयोग ऐसा होता है कि ये ब्रोंको डायलेटेशन करता है। ब्रोंकस जो कंस्ट्रिक्ट हुए होते हैं, मतलब उसकी साइज कम होती है अस्थमा के पेशेंट में, इसलिए वो सांस नहीं ले पाते, सांस फूलती है उनकी। अगर वो ब्रोंकस का डायलेटेशन होता है, मतलब उसका चौड़ा होता है ब्रोंकस को, तो ये सांस अच्छे तरीके से ले पाते हैं। तो अस्थमा में ब्राह्मी का उपयोग बहुत अच्छे से होता है, अस्थमा पेशेंट में यूज किया जाता है। साथ ही में बच्चों को खांसी, सर्दी खांसी रहती है, उनमें भी आप ब्राह्मी का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये कफ कम करता है और ये कषाय रस से होने के कारण ये कफ कम करता है। ब्राह्मी को रसायन कहा जाता है, मतलब ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट सबको पता है कि ये फ्री रेडिकल्स जमने नहीं देता शरीर के अंदर, वो बाहर निकाल देता है फ्री रेडिकल्स को। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है बॉडी के अंदर, आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे बॉडी के अंदर, वो दूर करता है। और ये प्रोटेक्शन देता है हमारे सेल्स को, नर्वस सिस्टम को, कि हम वो स्ट्रेस से बचे रहे। इसकी वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट जैसा भी काम करता है। ये अर्थराइटिस में भी, जैसे घुटनों के दर्द में भी इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद में ये लिखा गया है कि ये घुटनों के दर्द में इस्तेमाल होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, सूजन शरीर में रहती है, इम्यूनिटी कम होती है, उसमें भी ये अच्छा काम करता है ब्राह्मी। और मेन ब्राह्मी का ये भी उपयोग आप देख सकते हो कि एक एंटी अल्सर कहा गया है ब्राह्मी को। जिनके पेट में अल्सर है उनको गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव काम करता है, क्योंकि जो हमारे पक्वाशय में एक लेयर होता है, म्यूकस लेयर होता है, उसको वो एनहांस करता है। उसके ऊपर रिसर्च भी हुए हैं, मैं आपको वो रिसर्च के लिंक भी एंड में दूंगी। हेपेटो प्रोटेक्टिव मतलब लीवर के लिए अच्छा है। जो लिपिड परऑक्साइड नाम का एक फंक्शन रहता है लीवर का, तो वो एलिवेशन वो रोकता है। अगर फैट्स का कुछ भी मेटाबॉलिज्म है तो वो लीवर का काम है, और उसकी वजह से अगर ऐसा होता है कि हेल्दी फैट्स कम होके बैड फैट्स शरीर में बढ़ते हैं, तो वो रोकने की काम ये ब्राह्मी करता है। और सीरम मार्कर एंजाइम्स का भी जो एलिवेशन है वो भी वो रोकने का काम करता है। स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है कि ब्राह्मी जो है स्किन के प्रोडक्ट्स में ज्यादातर यूज होता है, लाइक हेयर के प्रोडक्ट्स में, स्किन के प्रोडक्ट में, क्योंकि वुंड हीलिंग का भी काम करता है। इसमें एक कोलेजिन का लेयर है,
तो उसको हम इंक्रीज करता है। अगर किसी भी जगह पे आपको वुंड है किसी प्रकार की, तो ये कोलेजन डेवलप करता है, मतलब वो हील होने में मदद करता है। इसी वजह से वो स्किन की हेल्थ में भी इस्तेमाल होता है। और ये कोलेजन सिंथेसिस बढ़ाता है, रिपेयर करता है स्किन को, न्यूरॉन्स को भी रिपेयर का काम करता है। इसलिए न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस में ये ज्यादा होता है। बैकोसाइड एक कंपाउंड होता है हमारे ब्राह्मी के अंदर, वो हमारे नर्व फाइबर्स को ज्यादा स्टिम्युलेट करता है, उनका काम जो है वो इम्प्रूव करता है। बैकोसाइड इसका जो कंपाउंड है इसकी वजह से। इसलिए ब्राह्मी जो है आयुर्वेद का ये मोटिव होता है। प्राइमरी गोल क्या है आयुर्वेद का, कि स्वस्थ जो लोग हैं उनको स्वस्थ रखना, और जो बीमारी से जुड़े लोग हैं उनको बीमारी से दूर करना, ये मेन आयुर्वेद का गोल है। तो ये गोल ब्राह्मी एक ऐसा हर्ब है जो ये दोनों गोल को अचीव करता है। मतलब एक तो ये प्रिवेंट करेगा, अगर आप डेली इस्तेमाल करोगे तो ये प्रिवेंशन देगा आपके आगे के आने वाले कंडीशंस को, और जो भी उन कंडीशंस में है लोग उनको वो प्रिवेंट करेगा, उनको वो उस कंडीशन में बाहर आने के लिए मदद करेगा। मतलब ये बॉडी माइंड और सोल के ऊपर काम करता है। तो सिर्फ बॉडी के तरफ ध्यान देते देते हमारे माइंड के तरफ भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ब्राह्मी ऐसा काम करता है। और ब्राह्मी का और एक फंक्शन मैं आपको बताऊंगी कि ब्राह्मी एक मूत्रल कहा जाता है, डायूरेटिक, क्योंकि ये पानी के जगह पे उगती है ब्राह्मी, तो इसलिए डायूरेटिक कहा जाता है। शरीर में जो अतिरिक्त क्लेद है या फिर आपको किडनी स्टोन की तकलीफ है, तो किडनी स्टोन में है या फिर बर्निंग यूरिनेशन में है, इसमें भी ब्राह्मी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ब्राह्मी का एक अलग यूज आपको आज पता चला होगा, क्योंकि ये हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डायूरेटिक का काम करती है इसकी वजह से। तो ये ब्राह्मी का रिसर्च पेपर है। वैसे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स मिलते हैं आपको इंटरनेट पे, लेकिन कुछ जो जिसमें ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दी है एंटीऑक्सीडेंट, और ये डीएनए डैमेज कैसा प्रिवेंट करती है, हमारे नर्व्स का जो डीएनए डैमेज है वो प्रिवेंशन काम कैसा करती है, ये रिसर्च पेपर पे दिखाई गया है। और गूगल पे अगर आप देखोगे तो आपको बहुत से रिसर्च पेपर ब्राह्मी के ऊपर दिखते हैं। तो हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट्स का। तो मैं आपको बताती हूँ, ये डीएक्सन क्लिनिक में हमारा हर बुधवार को फ्री टेली कंसल्टेशन रहता है। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, 10 से 4 के बीच में ये फ्री कंसल्टेशन रहता है। आप 10 से 4 के बीच में हर बुधवार को कांटेक्ट करिए, तो आपको फ्री कंसल्टेशन मिल जाएगा। किसी भी पेशेंट को जरूरी है या फिर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, तभी आप इस पे कॉल कर सकते हो। 5 मिनट्स रुकते हैं, आप 5 मिनट्स ये नोट डाउन करिए ये नंबर। ओके, चलो नोट डाउन कर लिया सबने। तो ये ब्राह्मी का उपयोग है हमारे अदर डीएक्सन प्रोडक्ट्स के साथ। ब्राह्मी अकेला तो गुणकारी है ही, लेकिन स्पेशल कंडीशन पे हमें हमारे डीएक्सन प्रोडक्ट्स के साथ उसको लेना पड़ता है। जैसे कि अलग अलग औषधियों के साथ अगर प्रयोग किया जाता है, अगर कौन सा स्त्रोतस ब्लॉक है, कौन से स्त्रोतस में ब्लॉकेजेस है, इसके साथ इसको यूज किया जाता है, तो ये बहुत अच्छा डबल इफेक्ट देता है और रिजल्ट जल्दी देता है। इसलिए मैंने ये कुछ लिस्ट बताई गई है। मतलब ये लिस्ट दी है, इसका मतलब ये नहीं कि ये दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ यूज नहीं होता। ये जनरल आपको एक इंफॉर्मेशन मिले कि बाद में कभी आपको डाउट हो कि ये इसके साथ दिया जा सकता है या नहीं, इसलिए मैंने ये जनरल लिस्ट दी है। और बाकी के भी प्रोडक्ट्स के साथ ये यूज होती है, वो आप खुद मतलब सोच के आगे का मतलब डिसीज कौन सा है या दोष कौन से है, क्या तकलीफ है, लक्षण क्या दिख रहे हैं,
वो सोच के आप डिसाइड कर सकते हो कि ये किसके साथ कंबाइन करना है। जैसे पैनेक्स जिनसेन के साथ ये कंबाइन करते हैं, तो पैनेक्स जिनसेन तो हम सबको पता है कि वो भी नर्वस सिस्टम पे काम करता है। B12 होता है पैनेक्स जिनसेन में, B12 की कमी से भी अगर नर्व्स कमजोर है और साथ ही में उसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पे हो गया है, तो ब्राह्मी हम उसके साथ यूज कर सकते हैं। ब्राह्मी का ऐसा कहा जाता है, आयुर्वेद में भी यही मेंशन किया है कि जिसका अग्नि मंद है, मतलब जिसको भूख कम लगती है और उनको ब्राह्मी हमें शुरू करनी है किसी भी केसेस में, मतलब कोई मेंटल इलनेस की केस है या फिर स्ट्रेस एंजाइटी की केस है, ब्राह्मी शुरू करनी है। बच्चों में भी ब्राह्मी शुरू करनी है और पहले उनका ऐसा रहता है कि उनको भूख कम लगती है, तो पहले हमें उनका दीपन पाचन करना चाहिए, मतलब उनको भूख बढ़ानी है उनकी। इसलिए त्रिफला यूज करें या फिर हमारा ब्लैक क्यूमीन यूज करें, उसके साथ आप ब्राह्मी का यूज कर सकते हो। ब्राह्मी का जो कॉम्बिनेशन है वो लक्षणों के ऊपर डिसाइड होता है। मैंने पहले बताया कि किडनी स्टोन के ऊपर है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरिन में जलन है, तो ये वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ यूज करना चाहिए, क्योंकि एक स्निग्धता देता है। ब्राह्मी के साथ में स्निग्धता अगर हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में जाती है तो ये हमारा यूरिन का जो एक्सक्रीशन होता है वो अच्छे से होता है, और ये मूत्राशमरी के केसेस होते हैं, किडनी स्टोन होता है तो स्टोन बाहर निकलने में भी ये अच्छी मदद करता है। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ ये स्निग्धता बनी रहनी चाहिए शरीर के अंदर, तो ये तब आप यूज कर सकते हो। अश्वगंधा के साथ, अश्वगंधा के जो गुणधर्म है और ब्राह्मी के गुणधर्म आप एक साथ मिक्स करोगे तो आपको ये बहुत जल्दी से बेनिफिट देगा, तो ये आप यूज कर सकते हो। सी बकथॉर्न के साथ भी यूज कर सकते हो, और इन जनरल हेल्थ के लिए यूज करना है तो ल्यूकवार्म वाटर के साथ आप ये ले सकते हो। इसका डोज है एक एक लेना है आपको दो दो टाइम पे, और साथ ही में अगर किसी स्पेशल कंडीशन में दो दो भी ले सकते हैं, और ये खाना खाने के बाद ही लेना है ब्राह्मी। रात को अगर सोते समय ये ले लेते हैं, अगर किसी को आप स्ट्रेस के लिए दे रहे हो या फिर किसी मेंटल इलनेस के लिए दे रहे हो, तो रात को सोते समय अगर आप ये देते हो तो ये ज्यादा इफेक्टिव देता है। तो डोज डिपेंड करता है हर एक के ऊपर, लेकिन जनरली एक एक आप ले सकते हो 2 बार, हेल्दी पर्सन के लिए एक एक ले सकते हो 2 बार। फिर ये डोज डिफर करता है उनके लक्षणों के ऊपर और पेशेंट टू पेशेंट। तो आगे हम आयुर्वेद प्रिंसिपल्स के बारे में बताएंगे। आयुर्वेद प्रिंसिपल्स में इस सेशन में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे जो हमारे आयुर्वेद सीरीज शुरू होगी, जो आयुर्वेद सीरीज में 6 हर्ब्स है हमारे, अश्वगंधा, गिलोय है, ये सारे हर्ब्स जो आएंगे, तो उसकी वजह से आपको आयुर्वेद टर्मिनोलॉजीज कुछ पता होनी चाहिए इन जनरल। तो सिर्फ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, बस थोड़ा इन जनरल आपको आइडिया दूंगी कि ये क्या होते हैं हमारे आयुर्वेद में, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है जो सबको पता होने चाहिए। 3 दोष तो सबको पता है, शरीर के अंदर वात पित्त कफ रहते हैं, और इन दोषों के इम्बैलेंस की वजह से बीमारी होती है। अगर आप आयुर्वेद फिजिशियन के पास जाते हो कोई भी, तो वो पहले आपकी प्रकृति एनालिसिस करता है, आपका दोष कौन सा बढ़ा हुआ है, उसके ऊपर कौन सा मेडिसिन काम करता है, और इसके अनुसार वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। तो हम आयुर्वेद के सिंगल हर्ब्स के बारे में जान रहे हैं, तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स भी सबको पता होना जरूरी है। तो आयुर्वेद में ये बेसिक प्रिंसिपल्स है, पंच महाभूत, त्रिदोष, सप्त धातु है, अग्नि है, 3 मल है हमारे, त्रिगुण है। तो इसके बारे में एक एक स्लाइड में जस्ट मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगी अभी। तो ये पंच महाभूत का कोरिलेशन हम कहा जाता है, आकाश जो है पंच महाभूत, ये पोरोसिटी कैविटीज जो बनी हुई हमारे शरीर के अंदर, वहां पे आकाश महाभूत रहता है। जल को हम कोरिलेट कहते हैं लुब्रिकेशन या फिर मॉइस्टनेस, शरीर के अंदर जहां जहां भी मॉइस्टनेस है, लुब्रिकेशन की जरूरत है, वहां पे जल महाभूत रहता है, मतलब एक गीलापन रहना शरीर के अंदर। वायु होता है ड्राइनेस और लाइटनेस, हल्कापन रहता है शरीर के अंदर, तब हम उसको पंचमहाभूत, वायु पंचमहाभूत कहता है। अग्नि हमारा रिस्पॉन्सिबल रहता है डाइजेशन के लिए, अग्नि जो महाभूत कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, खाना डाइजेस्ट होना, ये अग्नि के ऊपर डिपेंड करता है। पृथ्वी हमें स्टेबिलिटी देती है, मतलब शांत स्थिर स्वभाव या स्टेबल रहना। किसी किसी का चंचल स्वभाव होता है तो उनका पृथ्वी गुण है वो कम हुआ होता है, तो ये पृथ्वी का गुण, ग्रोथ भी है वो पृथ्वी का गुण है, हमारे शरीर का विकास होता है वो भी पृथ्वी की वजह से है। तो वात पित्त कफ में ये पंचमहाभूत कैसे काम करते हैं, तो वात में मेन रहता है आकाश और वायु, और आप कोरिलेट कर सकते हैं जहां जहां पे कैविटीज है, पोरोसिटी है, अस्थि धातु है,
गर्भाशय है, इसमें वात दोष रहता है। वात दोष के स्थान में भी कहा गया है कि वो पक्वाशन में अस्थि धातु में रहता है। तो आकाश और वायु कैविटी, और वात का गुणधर्म है रुक्षता, तो ये ड्राइनेस वायु का गुणधर्म है, तो ये वात के दोष में ये दो पंचमहाभूत रहते हैं। पित्त में अग्नि रहता है, क्योंकि पित्त का काम है डाइजेशन मेटाबॉलिज्म। कफ में है जल और पृथ्वी, क्योंकि गीलापन, हेवीनेस, और जो गुरुता कहा गया है, शरीर में भारीपन लगना, ये कफ का गुण है, वो पृथ्वी की वजह से आता है। और गीलापन ये कफ की वजह, ये जल की वजह से आता है। तो ये सप्त धातु है। ये आप, मुझे लगता है हमारे डीएक्सएन फैमिली में ये सप्त धातु सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सप्त धातु हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में पहले से कहे गए हैं। और ये सप्त धातु अगर बिगड़ जाते हैं तो आगे आगे डिसीजेस होता है, जैसे कि रस है, रक्त कम हो गया तो एनीमिया होता है, एचबी कम होता है, मांस कम होता है तो रुक्षता होती है, ओबेसिटी में मांस बढ़ता है। तो ये धातु के कम ज्यादा होने से हम हमारे डिसीजेस को कोरिलेट कर सकते हैं। तो मांस का मेन फंक्शन है हमारे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना, पूरे बॉडी को सपोर्ट करना। रस का काम है नरिशिंग, रक्त का काम है हमें जीवन देना, मेद का काम है फैट टिश्यूज, वो भी अच्छे फैट होने चाहिए। फैट बहुत जरूरी है लुब्रिकेशन के लिए। बॉडी का अगर आप संधियों का भी मूवमेंट करते हैं तो लुब्रिकेशन वहां पे जरूरी है। और ऑयलिंग हर एक धातु में, हर एक रस रक्त में हमें जरूरी है, इसलिए ये मेद काम करता है। अस्थि सबको पता है, बोन्स, ये स्टेबलाइजिंग का काम करता है, हमें एक स्टेबिलिटी देता है। मतलब ये जो धातु बताए हैं, अगर रस धातु अच्छा बनेगा तब रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि और फिर मज्जा अच्छा काम करेगा। तो ये आयुर्वेद के अनुसार हमारा जो ये ब्राह्मी हमने सीखा, ये मज्जा धातु के ऊपर काम करता है, बोन मैरो। मज्जा धातु में ही हमारा डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए बनता है, आरबीसीज तैयार होती है। तो मज्जा धातु अच्छा रहना बहुत अच्छा जरूरी है। तो हम देख सकते हैं हम ब्राह्मी को हेल्दी बोन्स के साथ भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अस्थि धातु, मज्जा धातु, अस्थि धातु से ही मज्जा धातु की उत्पत्ति होती है, मतलब पोषण होता है। तो अगर अस्थि धातु अच्छा रहता है, मतलब आप हेल्दी बोन्स के साथ ये लेते हो, तो आपका मज्जा धातु के ऊपर भी अच्छा काम करता है। ये अग्नि सप्त धातु कही गई है। सप्त धातु की एक अग्नि होती है और पंच महाभूत की एक अग्नि होती है, और डाइजेस्टिव एक अग्नि है। ऐसे अग्नि के 13 प्रकार हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। और दूसरे ये हमारे गुण कहे गए हैं, मन के गुण कहे गए हैं। रज और तम को दोष भी कहा गया है, मन के दोष है। तो सत्वगुणी व्यक्ति कैसा होता है, ये आपको फोटो में भी दिखाई देगा कि सत्वगुणी व्यक्ति एकदम शांत रहता है, स्टेबल रहता है, किसी भी चीज का वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता, और शांत पूर्वक वो आगे के काम करता है। तो ये सत्व गुण ज्यादा बढ़ाना है। तो मैंने पहले कहा कि ब्राह्मी है हमारा सत्व गुण बढ़ाती है। ऐसा नहीं कि ये 3 गुण हर एक इंसान में रहते हैं, लेकिन कौन सा गुण हमें बढ़ाने देना है और कौन सा कम करना है, ये हमारे डाइट पे है, और हम जो खा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। रजगुण भी होना जरूरी है, क्योंकि एनर्जी तो रहना जरूरी है हर एक काम करने के लिए। तो रजगुण एनर्जेटिक है, लेकिन रजगुण के ऐसे भी कुछ प्रभाव है, जैसे कि एग्रेसिव है, उनको ज्यादा गुस्सा आता है, उनके इमोशंस में उनका कंट्रोल नहीं रहता, जो जिनमें भी रजगुण बढ़ा हुआ है। तो ये सत्व गुण जिससे बढ़ेगा, जैसे कि ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, ऐसे अगर आप हर्ब्स इंक्लूड करोगे आपके डाइट में, तो ये रजगुण को कम करता है। तमगुण तो उससे भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ओबेसिटी है, डायबिटीज है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो आती है ना, ये तमगुण बढ़ने की वजह से है। हेवी माइंड रहता है, सोचने की ताकत नहीं रहती, ऑब्स्ट्रक्शन रहता है किसी भी बात के लिए, या फिर वो इग्नोरेंस रहते हैं खुद के शरीर के बारे में भी वो इग्नोरेंट रहते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते, या फिर अपने करियर के बारे में ध्यान नहीं देते, या फिर आप हमारे परिवार के बारे में लोग ध्यान नहीं देते, या फिर कुछ एडिक्शन में रहे होते हैं, तो उनका तमगुण बढ़ा होता है। तो तमगुण बढ़ने के ये लक्षण दिखते हैं कि उनको ज्यादा नींद आने लगती है, ज्यादा वो लिथार्जिक फील करते हैं, आलसी रहते हैं, दिन भर आलसी रहते हैं, तो उनका तमगुण बढ़ाया ऐसा कहा जाता है। तो हमारा ब्राह्मी जो है, ये जो तमगुण है उसको कम करेगा, रजगुण के अच्छे क्वालिटीज लेगा और सत्व गुण को ज्यादा बढ़ाएगा। तो हमें ये सत्व गुण सबको बढ़ाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ब्राह्मी सबको सेवन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो, थैंक यू सो मच, आपने ये सब इंफॉर्मेशन सुनी है। फिर भी कुछ डाउट्स है तो हम
डाउट सेशन हम लेंगे अभी, लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ब्राह्मी के बारे में, जो प्रोडक्ट है इसके रिलेटेड ही आप आज डाउट पूछिए, क्योंकि ये सेशन इसका है। अगर किसी डिसीज के बारे में आपको पूछना है, किसी रिपोर्ट के बारे में बात करनी है, तो मैंने ये जो नंबर दिया है, तो इस नंबर पे आप डायरेक्टली बात करें, क्योंकि पूरा हिस्ट्री जान के ही मैं आपको डिसीजेस के बारे में बता पाऊंगी। तो ब्राह्मी के बारे में जिन जिन को जानकारी चाहिए वो बता सकते हैं, मतलब अभी बात कर सकते हैं। ओके। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर गिविंग वंडरफुल इंफॉर्मेशन। बहुत बढ़िया